धराली में जो हालात थे वो आपने देखे, लेकिन हर्षिल और इसके आसपास के इलाके जो इस आपदा में फंसे, उनमें जो लोग बच गए उन तक मदद पहुंचाना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मौसम ने हेलीकॉप्टर्स का रास्ता रोक दिया है। लैंडस्लाइड से सड़कें टूट गई हैं, गाड़ियों के रास्ते भी बंद हैं। धराली पहुंचने के लिए पटवाड़ी, लिंचीगाड और गंगरानी का रास्ता है, लेकिन ये तीनों रास्ते बह गए हैं। भटवाड़ी से हर्षिल जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है। इस रास्ते का करीब 300 मीटर का स्ट्रेच पूरी तरह पानी में बह गया है। इसके आगे हर्षिल को जोड़ने वाला पुल भी बह गया। बड़ी बड़ी मशीनें रोड से पत्थर हटाने में लगी हैं। बीआरओ के लोग सड़कों की मरम्मत कर रहे हैं। आज दिन भर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इसी रास्ते पर रुकी रहीं। घायलों की मदद के लिए जा रही एम्बुलेंस की कतार लग गई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाया। इंडिया टीवी की टीम इसी जगह पर फंसी थी। हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने बताया कि हालात बहुत खराब हैं और सड़क का जो हाल है उसे ठीक करने में कम से कम 24 घंटे का वक्त लगेगा। भटवाड़ी से हर्षिल जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से टूट गया है। दो जगह पूरी तरीके से सड़क जो है वो मलबे में तब्दील हो गई है, सड़क धंस गई है, जिसको सही करने का काम फिलहाल किया जा रहा है। ये आप देखेंगे हर्षिल जाने वाला रास्ता यहां से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर के आसपास है, जहां पर इस तरीके की ये आपदा आई। लेकिन वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने में समस्या इस वजह से आ रही है कि रास्ता आप देखेंगे सड़क पूरी तरीके से खत्म हो गई है। भटवाड़ी से आगे सड़क पूरी वॉश आउट हो गई है। आईटीबीपी और प्रशासन की गाड़ियां भी इससे आगे नहीं जा पा रही है। जेसीबी के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि कुछ एक रास्ता जो है वो समतल किया जा सके, ताकि जो रेस्क्यू करने वाली गाड़ियां हैं वो धराली तक पहुंच सके, हर्षिल तक पहुंच सके। जब ये रास्ता खुलेगा तो वहां पर ये आप देखिए इस तरीके से एम्बुलेंस की कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि काफी लोगों के लापता होने की खबरें हैं हर्षिल के अंदर, लेकिन वहां तक अभी काफी टीमें नहीं पहुंच पाई हैं। जब वो रास्ता रिपेयर हो जाएगा, उसी के लिए यहां पर पहले से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के साथ इस तरीके से एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं, क्योंकि वहां से जैसे ही लोगों को रेस्क्यू करवाया जाएगा, सड़क के माध्यम से भी उनको आसपास के अस्पताल में शिफ्ट कराना होगा। सड़क को जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कोशिश में लगी बीआरओ की टीमें जेसीबी की मदद से मलबा हटा रही हैं। दिक्कत यह है कि सड़क सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि कई जगह टूटी है। चूंकि लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है, इसलिए एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सड़क पर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानों को मैन्युअली ड्रिल करके तोड़ तोड़कर हटाया जा रहा है। लोग जहाँ स्लाइड है वहाँ पर अपना इक्विपमेंट लगा रहे हैं, कहीं से हायर किए हुए हैं भी हैं, कुछ कंट्रैक्टर का भी इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। जिस लोकेशन पर अभी है ये लगभग 2 से ढाई घंटे में थ्रू हो जाएगी रास्ता। इससे आगे 5 किलोमीटर पर एक बेली ब्रिज, एक परमानेंट ब्रिज बास आउट हो गया है, वो 24.75 मीटर का था। उसको बनाने के लिए हम लोग बेली ब्रिज का सामान सब शिफ्ट कर रहे हैं। आज हो जाएगा, कल सुबह हो जाएगा, उसके बाद हम कल शाम तक में ब्रिज लॉन्च कर देंगे। जैसे कुछ जगह और भी स्लाइड आए हैं, जिससे पीछे बैक में भी फंसे हुए हैं हमारे लोग, कुछ इक्विपमेंट नहीं आ पा रहे हैं ऊपर। वो रोड साइड में जहाँ जहाँ बड़ा बड़े बोल्डर आए हुए हैं, ये ड्रिलिंग करके इसको क्रैक करके उसके बाद ये कर रहे हैं, हटा रहे हैं मलबा। रेस्क्यू टीमों के लिए आगे बढ़ने का रास्ता बंद था। खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू नहीं हो पा रही थी, इसलिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम खतरनाक पहाड़ी रास्तों में 40 किलोमीटर पैदल चलकर धराली तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि शाम होते होते हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू हो गई। हमारी संवाददाता अनामिका गौड़ ने बताया कि सहस्त्रधारा से 3 प्राइवेट हेलीकॉप्टर्स को लॉन्च किया गया। ये हेलीकॉप्टर भटवाड़ी में बने टेम्परेरी हेलीपैड से लगातार उड़ान भर रहे हैं और बिना रुके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की और टीमों को हर्षिल तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि हर्षिल में कल क्लाउड बस्ट हुआ था, आर्मी कैंप का हेलीपैड बर्बाद हो गया था, लेकिन सिर्फ 14 घंटों में हेलीपैड को रिपेयर कर दिया गया। मौसम खराब है, इसलिए भारी हेलीकॉप्टर का उड़ान भरना फिलहाल मुमकिन नहीं है। चिनूक जैसे बड़े हेलीकॉप्टर फिलहाल जौलीग्रांट, चंडीगढ़ और सरसावा में स्टैंड बाई मोड में हैं। इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए हेवी मशीनरी को हर्षिल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि मौसम विभाग ने उत्तरकाशी में अगले 18 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जताई है।
अगर फिर से भारी बारिश हुई तो रेस्क्यू के काम पर बहुत असर पड़ेगा। हालांकि सरकार और सेना पूरी ताकत के साथ धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है, लेकिन साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट की चिंता दूसरी है। कुछ वैज्ञानिकों का दावा है कि धराली में तबाही बादल फटने के कारण नहीं हुई। यह आपदा ऊंचाई वाले इलाकों में बनी झीलों के फटने के कारण हुई। इन वैज्ञानिकों का तर्क है कि अगर बादल फटता तो पानी और मलबा एक बार में आता, लेकिन धराली में 6 बार भारी स्पीड के साथ पानी और मलबा आया। ऐसा तभी हो सकता है जब ऊंचाई वाले इलाके में लैंडस्लाइड हुए हों, और हर बार लैंडस्लाइड के साथ आर्टिफिशियल झील से बड़ी मात्रा में मलबा और पानी रिलीज हुआ हो। एक्चुअली में जब हम क्लाउड बर्स्ट बोल रहे हैं तो मैंने माना वहाँ कोई क्लाउड बर्स्ट हुआ है, क्योंकि जो पानी आया हुआ, जो फ्लड आया वो काफी ऊपर से आया है। एक तो वहाँ पर जो है जो वैली जो है नैरो वैली है, पहले फॉरेस्ट लैंड में काफ़ी है, उसके ऊपर से ग्लेशियर जो है ग्लेशियर एरिया पूरा पोर्शन आ जाता है ऊपर को। तो मुझे लगता है कि बारिश और बीच में रास्ते में जो है एकदम से जो है कई लैंडस्लाइड छूट भी हैं, जो पुराने लैंडस्लाइड या जो अगर आप सैटेलाइट इधर में देखो तो साफ पता चलता है कि लैंडस्लाइड कटिंग वहाँ जो इन्वायरमेंट वैली के वो बहुत कटे हुए हैं। तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए या कुछ घंटे के लिए या एक दिन के लिए कहने से तो पानी कितना था, वो रिवर चौक हो गई है। तो उसमें पानी बढ़ता रहा, उसको एक्सेस पानी गए तो उसमें उसको पानी पहुँचने फिर फोर्स मारा आगे को, तो इसे सडनली वो जो है वो टूट गया, या उसका जो बोल्डर का रहा जो है लूज, मैं टेम्परेरी की बात करता हूँ तो लूज मेटल रहा, तो इससे ज़्यादा एक्सेस पानी से वो टूट करके तो उससे सडनली उसने जो है आगे वो हिट करके पूरा नीचे आ गया। दूसरा कारण की बात कर रहा हूँ कि ऊपर हमारे ग्लेशियर एरिया है, दो ग्लेशियर इस वैली में गए, 2 ग्लेशियर हैं, एक 2 हैंगिंग ग्लेशियर हैं जो साइड में छोटे हुए हैं। तो हो सकता है कि मोबिलाइज हो गया है। आजकल बारिश भी बहुत हुई, पिछले काफ़ी बारिश हो रही, पीछे उसको कोई पुश मिल गया हो गया, या कोई रॉक का जो ग्लेशियर चंक टूट का आ गया स्लीपर होकर के, किसी ने उसको पुश किया और वो जो है सबको नीचे खींच सके। एक बार उसको रास्ता मिल गया, स्लोप मिल गया, तो वो अपना साथ जो जितना बार उसमें पानी था साथ का जो मटेरियल है सीमेंट ले करके वो सब नीचे एक आप सुनते हैं फ्लड का रूप उसने ले लिया। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स इस तर्क से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि असल में कल धराली के आसपास 3 जगह पर बादल फटे, इसलिए अचानक तेजी से पानी आया, कई बार आया, और चूंकि धराली में घनी आबादी थी, नदी के किनारे होटल्स थे, इसलिए धराली में तबाही ज्यादा हुई। पर ये जो एरिया है, या अगर आप पूरा नक्शा देखें जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए कि किस जगह पर हुआ है, तो ये उत्तराखंड में हुआ है, ये उत्तरकाशी के आसपास। और इसको दूसरे मैप में हम देखेंगे कि तो ये जो एक सर्कल है, तो इसके बीच में ही 3 क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। एक हुआ है धराली में हुआ है, एक हरसिल में हुआ है और एक सुखी पे हुआ है। तो उनको भी अलग अलग अगर हम देखें तो उसको मैप में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये 3 पॉइंट है। ये धराली है, जहां पर मेन जो भी आप देख रहे होगे टीवी वगैरह में जितने भी विजुअल्स आ रहे हैं, वो जो वीडियो है वो इसी जगह का है। दूसरा हरसिल है और तीसरा ये सुखी टॉप है। 3 जगह पर ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, लेकिन क्योंकि धराली में सबसे ज्यादा आबादी थी, सबसे ज्यादा मकान, होम स्टे और होटल यहीं पर थे, तो सबसे ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है। पानी ऐसा नहीं है कि कोई बैलून या गुब्बारे टाइप कोई चीज है, बादल जिसमें अगर बीच में से उसमें चीरा लग गया और वो पानी गिर गया, ऐसा नहीं होता। जब जो नॉर्मल बादल होता है उसमें जो बारिश होती है, लगातार जो मूसलाधार बारिश होती है, उसको बादल फटना कहते हैं। यानी एक तरह से एक टर्मिनोलॉजी बना दी है कि अगर 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा की बारिश 1 घंटे में हो जाती है तो उसको बादल फटना कहते हैं। तो ये जो जगह है आप देख रहे हैं, ये गंगा की नदी है, और यहां से ये जो पानी है, ये जो पूरा एरिया है, यहां पर ये पूरा फ्लडिंग जो आप दिख रहे हैं, जो पूरा एक तरह से जो मिट्टी और गारा था इस जगह आया। तो यहां से इस तरह से ये जब ऊपर जब ये मतलब देखा जाए तो इस जगह पर एलिवेशन जहां से ये आया है, एलिवेशन था यानी ऊंचाई थी 12,000 फीट के आसपास, और ये जो जगह है धराली, ये 8,000 फीट के आसपास है। यानी कि 4,000 फीट की जो ढलान थी उससे होता हुआ ये पूरा मलबा और पानी आया है, और उसके साथ साथ ये सारे इलाकों को समेटता हुआ ले गया है। कुछ एक्सपर्ट्स इस तबाही को मैन मेड डिजास्टर बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब नदी का रास्ता रोका जाएगा, नदी के किनारों पर कंस्ट्रक्शन होगी, तो इसी तरह के हादसे होते रहेंगे। बादल पहले भी फटते थे, झीलों से ओवरफ्लो पहले भी होता था, लेकिन इस तरह की तबाही नहीं होती थी।
लेकिन अब नदी के रास्ते में बिल्डिंग्स बन गईं, इसलिए नुकसान ज्यादा हुआ। Well, these are the results of a number of factors, and those number of factors include these cloud bursts, incessant rains, then lack of proper drainage. Even the river, its right of way has been considerably reduced. मान लो आपने वो लेसेस वाटरवे से निकाला कि इतने डिस्चार्ज को 100 ईयर फ्लड को 100 मीटर रिवर को चाहिए, तो 100 मीटर इस तरफ और 100 मीटर दूसरी तरफ, ये 300 मीटर में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये मानिए कि उसके 4 कॉलम्स अगर बिल्डिंग के हैं तो 1 कॉलम नदी के अंदर है। आई स्टिल बिलीव these floods and catastrophe that is occurring, it's man-made to a great extent. तो भाई क्लाइमेट चेंज तो होनी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नदी के घर में घुस जाओ। नदी जब वापस घूमती है, अब खीर गंगा इन ए वे इट्स रूट हैज़ बीन स्लाइटली डाइवर्टेड ऑन इट्स ओन। आपने इधर कंस्ट्रक्शन कर दी, रोक दिया, पानी घूम गया। जिस दिन वो नदी अपने मायके आ गई, फिर आपके पास जवाब नहीं है। दून यूनिवर्सिटी के नित्यानंद हिमालयन रिसर्च सेंटर के प्रोफेसर डी चुनियाल एक्सपर्ट्स की इस बात से सहमत हैं कि सिर्फ क्लाउड बस्ट की वजह से धराली में सैलाब नहीं आया। प्रोफेसर चुनियाल ने सैटेलाइट इमेज के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि धराली में तबाही का सैलाब क्यों आया, कैसे आया। खीर गंगा जो है वो 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई से निकलती है और फिर भागीरथी में मिलती है। ये पूरा उद्गम स्थल जो है बर्फीला है, बर्फ से ढका हुआ है। ये ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर हैं, छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, बहुत बड़े ग्लेशियर नहीं है। ग्लेशियर के बीच बीच में मोरेनिक मटेरियल है और इन मोरेनिक मटेरियल के बीच बीच में कहीं कहीं पर छोटी छोटी जो है ताल बने हुए हैं, बहुत सारे ताल हैं। ये ब्लू ब्लैक स्पॉट जो आप दिखाई दे रहे हैं, ये ताल हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि इस एरिया में कोई छोटा मोटा ताल बर्फ पिघली, बर्फ पिघलने के साथ साथ बारिश भी हुई, उसमें और दोनों चीज़ें एक्युमुलेट हुई, उसके कारण एक ताल भरे और कोई ताल टूट गया, छोटा सा पौंड कहे या जो भी ग्लेशियर पौंड कहे, ये टूट गया। उसने आगे वाले ताल को और पुश किया होगा और उसके बाद और भी ताल टूटे होंगे, छोटे मोटे गड्ढे मड्ढे भरे होंगे, वो टूटे। और उसके टूटने के बाद क्या है कि बहुत तेज़ी से वो मलबा, वो पानी जो है अकुमुलेट जब हुआ तो उस अकुमुलेशन में ये जो ग्लेशिएटेड मटेरियल है, लूज मटेरियल है, ये बोल्डर हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये मटेरियल लूज मटेरियल जो है वो पानी उसको तेज बहा करके इस तीव्र ढाल वाले ग्रेडियंट वाले नदी में बहाते हुए लाया। ये देख रहे हैं आप कितना तीव्र ढाल है और कितना फोर्स रहा होगा, इसका आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा फोर्स रहा होगा। और रास्तों में और भी मटेरियल इसमें और ज्वाइन होता चला गया, ये बढ़ते चले गए और इतनी तेज़ी से ये पानी ऊपर से मलबे के साथ आया और आ करके ये धीरे धीरे, ये देखिए आप यहाँ पर, ये है आपका धराली गांव। यहाँ पर इतना तेज़ी से राक्षस की तरह ये मटेरियल आया है, काला पानी, बिल्कुल बोल्डर्स, पेबल्स, ग्रेवल्स को लेते हुए बहुत तेज़ी से इसने फोर्स मारा है इस जगह पर। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि ये पानी इधर क्यों आया। आज तो नदी तो पहले इधर को ऐसे बह रही थी, लेकिन ये इधर क्यों आया। वास्तव में देखा जाए नदी का जो नेचुरल प्राकृतिक ओरिजिनल कोर्स है वो यही है, ये यहाँ से यहाँ, ये नदी का कोर्स है और नदी ने अपने मार्ग को प्रशस्त किया है। यह हादसा बादल फटने से हुआ या फिर झील के टूटने से, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि धराली में इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हुआ। क्या यह आपदा मैन मेड है? क्या ये इंसानों की गलती है? असल में मैंने इस आपदा के बाद धराली के बारे में जानकारी हासिल की। पता लगा कि धराली में इस तरह का सैलाब कई बार आया है। सबसे बड़ा सैलाब 1978 में आया था। उस वक्त ज़्यादा तबाही नहीं हुई थी क्योंकि तब नदी खीर गंगा नदी के किनारे न तो ज़्यादा आबादी थी, न होटल्स बने थे। लेकिन 1978 में नदी के साथ जो मलबा आया, जो चट्टानें आई, उससे नदी का रास्ता रुका। नदी ने अपना रूट बदला।
जहां पहले पानी था वहां पत्थर थे, पक्की मिट्टी थी। इससे धीरे धीरे लोगों ने इस जमीन पर मकान बना लिए, होटल बन गए, बाजार बन गए। और फिर 2018 में धराली में सैलाब आया, लेकिन उस वक्त इतनी ज्यादा तबाही नहीं हुई थी क्योंकि पानी और मलबा इन बिल्डिंग्स के बगल से निकल गया। लेकिन इस बार जब फुल फोर्स के साथ पानी आया तो घाटी के कर्व पर जाने के बजाय सीधे उस रास्ते पर चला गया जो नदी का ओरिजिनल रूट था। क्योंकि जहां नदी बहती थी वहां मकान, दुकानें और होटल बन गए थे, इसलिए जो पानी के रास्ते में आया वो सैलाब में समा गया। मोटी बात यह है कि हम प्रकृति के साथ मिलकर चलेंगे तो प्रकृति वरदान है, और प्रकृति के रास्ते में आएंगे तो वही नेचर हमारे लिए अभिशाप है। धराली के हादसे का यही मैसेज है।